धरती और अंबर करे पुकार, पर्यावरण सुरक्षा करो अपार। जीवन का है ये आधार, पर्यावरण सुरक्षा करो अपार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस बेहतरीन सत्र में मैं एक ऐसे सदस्य को लेकर आई हूँ जिनकी यात्रा को सुनकर, जिनके क्षेत्र के बारे में जानकर आप सभी को बहुत ऊर्जा मिलने वाली है और पर्यावरण को लेके क्या-क्या सुधार हमें करना चाहिए, क्या हमारा दायित्व है, इसको भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ नालंदा बिहार से पर्यावरण संरक्षक आदरणीय राजीव रंजन पांडे जी का। आदरणीय आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना बहुत परिचय हमारे बहुत श्रोताओं को धन्यवाद। दें। मैं राजीव रंजन पांडे ज्ञान भूमि नालंदा से। और मैं जो हूँ पर्यावरण के क्षेत्र में विगत 2010 से जो हूँ कार्य कर रहा हूँ। जी, और मुझे ये लगता है कि आज पर्यावरण जो वैश्विक चुनौती बनी है, तो हर व्यक्ति के सामने ये चुनौती है, तो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। यानी हर घर में एक भगत सिंह की आवश्यकता है, मगर ज़रूरत है कि भगत सिंह कौन बने? तो इसलिए भगत सिंह बनने की ज़रूरत है पर्यावरण के क्षेत्र में, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है संरक्षित और सुरक्षित हो सके, इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल बहुत ही शानदार आदरणीय। तो जैसा कि हमें आपके परिचय से पता चला है कि 2025 से आपने पक्षी संचारण का भी कार्य शुरू किया है, तो किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की थी? पक्षी संरक्षण की शुरुआत एक्चुअली जो है वो वर्ष 2010 से मैंने शुरू किया। तब ये इतना बड़ा कोई था नहीं कि हमको बहुत बड़ा काम करना है इसके, बस एक शुरुआत मात्र थी। तो जब मैं दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और मैं अपने घर पर आया था, तो जी, मैं देखा था कि अपने छत पर ये मई का महीना था, तो 8-10 गौरैये सब बैठे थे, वो गर्मी से हाँफ रहे थे। तो मुझे लगा कि जब वो हाँफ रहे तो मैं उनके लिए एक पानी का मैंने व्यवस्था किया। तो सारे गौरैया ने उसमें स्नान किया, पानी पिया और उसके बाद वो शांति से जाकर बैठ गए। तो मुझे जो है ना कि छोटी-सी घटना जो होता है जीवन में परिवर्तन ला देती है। जैसे कि आपने सलीम अली का नाम सुना होगा, वो बचपन में एक गौरैया को घोंसला से गिरते हुए देखा था और वही चीज़ गिरना उनके लिए क्रांतिकारी घटना हुई और वो भारत के पहले पक्षी वैज्ञानिक कहलाए। तो हमारे लिए भी ये छोटी-सी घटना थी जो हमको लगा कि नहीं इन पक्षियों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा, तो पर्यावरण समस्याएँ क्या होती है मैं इस चीज़ को जानता हूँ। तो ये ज़रूरी था, मैंने शुरुआत जो किया तो 2010 में जो मेरे यहाँ 8-10 जो स्पैरो थे, वो 2020 तक के मेरे घर के आस-पास करीब 500 हो गया, पूरे गाँव में 1500 हो गए। तो मुझे लगा कि मैं एक व्यक्ति जब इस काम को कर सकते हैं, तो एक जन सहभागी और जन भागीदारी अगर मिलना शुरू हो जाएगा, तो एक गौरैये के साथ कई पक्षियों और पूरे बायोडायवर्सिटी का कंज़र्वेशन संभव है। तब ये जो है पूरी तरह ये अभियान का रूप ले लिया और 2022 में जो है मैं इसकी एक संस्था के रूप में ये ले लिया। तो आदरणीय जब आपने 2010 में इसकी शुरुआत की, तो कौन-कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिनका सामना आपको करने को मिला? देखिए, जीवन में आप कुछ भी काम करेंगे तो कठिनाइयाँ आपको आएँगी ही आएँगी और सबसे बड़ी जो कठिनाइयाँ होती है सामाजिक क्षेत्र जी, में, कि आपकी जो सोच है, जो समाज में आप सोच देना चाहते हैं, तो समाज अगर उस तरह की सोच वाले नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी समय लगती है, समस्याएँ होती हैं। तो बस सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोगों को समझाने में कितनी बड़ी समय लगेगा। जो पढ़े-लिखे हैं या उस तबके के लोग उनके साथ समस्या नहीं होती है, मगर चुनौतियाँ समाज में अपनी बात को कन्वे करने में होती है कि अपनी बात को लोगों तक समझा पाएँ और समझ गए तो चुनौतियाँ नहीं है, बस ये छोटा-सा काम है, बस समझने में ही जितना समय आपको लग जाए। तो ब बेसिक चुनौती हमारा ये है ताकि लोगों को ये पता चले कि पक्षी हमारे पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इंसान के साथ-साथ पूरे सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। जब ये समझ जाएगा तो समझिए सारी समस्या का हल हो जाएगा। बस यही एक समस्या है कि समय कितना लगता है, उसमें मुझे 10 साल लग गए। बिल्कुल। तो आदरणीय जी। अभी तो पक्षी संरक्षण को लेके सरकार भी बहुत ही कार्य कर रही है, तो क्या कभी आपको सरकार का कुछ सहयोग मिला? नहीं, सरकार से मैंने अभी तक कोई माँग भी नहीं किया और सरकार से कोई सहयोग भी नहीं लिया और मुझे बहुत बड़ा ऐसा भी नहीं लग रहा है कि सहयोग की आवश्यकता, हाँ, जब कामें जब बड़े होती तो सरकार की निसंदेह आवश्यकता है करने की, तो सरकार की भी सहयोग करने की ज़रूरत है और सरकार अपने जगह भी काम कर रही है और हम जनता हैं, तो हम जनता को भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, सरकार की भी भागीदारी है। मगर ज़रूरत इस बात की है कि सरकार और जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दोनों में एक समन्वय और तादात्म्य स्थापित करना अनिवार्य है। ताकि ये समाज का काम है, कोई सरकार या कोई व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। ये देश हित कहिए, राष्ट्र हित या पृथ्वी को बचाने का संकल्प है, इसमें सबको सहयोग करने की आवश्यकता है।
तो आदरणीय 2010 से आपने इसकी शुरुआत की और अभी 2025 आ चुका है। 15 साल हो चुके हैं आपको इस कार्य को करते हुए। तो क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है अपने समाज में या आस-पास के लोगों में? समाज में तो परिवर्तन है, तभी तो है पक्षियों की संख्या बढ़ी है। समाज में एक मेरे गाँव में जो 500 थे हमारे यहाँ, अब 1500 हो गए हैं। आप मुंगेर में जाएँगे तो एक शिवकुंड गाँव है, जहाँ से नालंदा के बाहर मैंने पहली बार वहाँ शिवकुंड में काम किया, तो वहाँ का स्थानीय लोगों का मुझे समर्थन मिला, वहाँ भी गौरैया की संख्या अच्छी बढ़ी। गौरैया के साथ अन्य पक्षियों की संख्या बढ़ी, लोग पक्षियों के लिए, पेड़ों के लिए जागरूकता हुआ कि कौन से पेड़ पर पक्षियों का आकर्षण ज़्यादा होता है, तो प्लांटेशन का काम भी बढ़ा। मतलब गौरैया सिर्फ़ एक बहाना रह गया, कई पक्षी, कई प्लांटेशन का भी उनका योगदान होना शुरू हो गया। और ये इसके अलावा फिर करते-करते आज के डेट में 14 स्टेट के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं और वो सकारात्मक काम परिणाम भी आ रहा है इसका। तो आदरणीय अभी हमें वर्तमान में पता चला है कि आप पक्षियों के लिए घोंसला भी भेज रहे हैं विभिन्न राज्यों में। तो उससे क्या फ़ायदा अभी हो रहा है और कितने सक्रिय होकर लोग इस पे कार्य कर रहे हैं? देखिए, किस में अगर स्पेशली मैं अभी गौरैया की अगर बात करूँ, तो गौरैया के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग जो कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, तो उस कंक्रीट के जंगल में जी, गौरैया को रहने के लिए एक छोटा-सा एक होल भी नहीं है, सुराग भी नहीं है, जिसमें गौरैया उसमें रह सके। ये पुराने समय में आप देखिए खपड़ेल मकान हुआ करते थे, फूस का मकान, तो गौरैया आसानी से सर्वाइव कर जाती थी, मगर अब कंक्रीट के जंगल में ये संभव नहीं है। तो उसको अस्थायी तौर पर कहें कि हम लोग लकड़ी का जो है एक कृत्रिम रूप से घोंसला बनाते हैं ताकि वो पक्षी उसमें एडजस्ट कर सकें और वो घोंसला ऐसा होता है कि उसमें जो है पति-पत्नी और उसके बच्चे उसमें रहते हैं और पूरे प्रजनन, पूरे बढ़ने का काम करते हैं और ये गौरैया का बहुत बेहतर इसका विकल्प अभी हमको मिल रहा है और ये पूरे भारत में करीब 35,000 से अधिक घोंसला जो हम लगवा भी चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं और परिणाम बहुत सकारात्मक है इसमें। तो आदरणीय हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई आम आदमी भी चाहे कि हम पक्षी संरक्षण का कार्य शुरू करें, तो वो किस तरह से इसकी शुरुआत कर सकता है? बस शुरुआत करने के लिए छोटी-सी काम है, बिना पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी कर सकते हैं। अपने घर पर जो है नियमित दाना-पानी का व्यवस्था रखिए। आपके आस-पास के पक्षी जो गर्मी के मौसम में इंसानों को पानी नहीं मिलता है, तो पक्षियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो अपने छत के मुंडेर पर या जहाँ सार्वजनिक जगह आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, एक बर्तन में खाना रखें, पक्षी संरक्षण खुद ब खुद हो जाएगा। बहुत ब ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं अगर आपके पास समय नहीं है तो। छोटा-सा प्रयास और ख़ास करके महिलाओं को मैं इसलिए जोड़ूँगा इसमें कि महिलाएँ चूँकि घर की होती हैं, वो घर में खाना बनाती हैं, सारे काम करती हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी है तो थोड़ा-सा खाना नहीं चावल चुनती हैं या फिर जो पका हुआ चावल है, रोटी है, वो जो बाहर जो फेंकती हैं कचड़े में, उसको एक सुरक्षित स्थान पर रख दें ताकि वो पक्षियों का आहार बन सके, वो अनाज बर्बाद ना हो। तो महिलाएँ इसमें आ जाएँगी तो ऑटोमेटिक एक प पक्षियों का संरक्षण शुरू हो जाएगा इसमें करने के लिए। बिल्कुल। तो आदरणीय पर्यावरण संरक्षण हो या फिर पक्षी संरक्षण, दोनों ही को लेते हुए आप ये बताइए कि हमें किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए? क्योंकि लोग कहते हैं हम तो संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन सही तरीका और सही ढंग से हम किस तरह से कर सकते हैं? इसके बारे में। देखिए, संरक्षण से अभिप्राय ये है कि आपको संरक्षण शब्द को अगर देखिएगा तो आज से आप 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले अपने दादाजी से आप पूछिए कि दादाजी के समय में क्या चीज़ें थी उनके आस-पास। तो दादाजी बताएँगे मेरे घर के आस-पास जो है बरगद के पेड़ हुआ करते थे, पीपल के पेड़ हुआ करते थे, यहाँ पर कौवे हुआ करते थे, यहाँ मैने हुआ करते थे, खेतों में साँप हुआ करता था, मैं तमाम तरह की चीज़ें वो गिना देंगे। मगर हम आजकल जो नए जनरेशन है, इन चीज़ों को पता ही नहीं कि इस चीज़ ये क्या है। तो हम नए जनरेशन को जो जानकारी लेना है अपने अतीत से अगर हम जानना सीखेंगे और उस चीज़ को जानेंगे तो हमें वर्तमान पता चल जाएगा कि हमें वर्तमान में क्या समस्या है और किन चीज़ों पर हमें काम करना है। जैसे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि लगभग हर व्यक्ति है या फिर देखिएगा प्लांटेशन जो पौधारोपण का काम ज़ोर-शोर से चल रहा है। मगर लोगों को ये नहीं पता है कि प्लांटेशन से भी जैव विविधता का भी कुछ नुकसान होता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, कि जैसे अब बहुत सारा पेड़ है जैसे महोगनी है, सखुआ है, सागवान है, इन पेड़ों पर फल-फूल भी ऐसे लगते हैं, कोई पक्षी कभी उसको खाते नहीं है। उसकी शाखाएँ ऐसी होती है कि पक्षी घोंसला नहीं बना सकता है। तो आप तो पौधे रोपण करके आप तो खुश हो सकते हैं, पर पक्षियों को ना आवास मिलेगा, ना उसका भोजन मिलेगा। तो वृक्षारोपण में भी वैसे पौधों को वरीयता दो जो देशीय हों, कम से कम पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, जामुन इन पौधों को दो ताकि पक्षी के साथ-साथ हम इंसान सारे चीज़ का कल्याण हो सके। इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत पड़ता है। बिल्कुल आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन। बहुत ही शानदार तरीके से आदरणीय आप हर प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि आप 2010 में जब शुरुआत कर रहे थे, तब आपके पास सिर्फ़ गौरैया पे आप काम कर रहे थे।
लेकिन वर्तमान समय में आपने 17 प्रजातियों पे काम किया है, 17 तरीके के आपके पास पंछियाँ हैं, तो हर पक्षी की अपनी खासियत होगी, तो हर पक्षी को आप कैसे ध्यान देते हैं और किस तरह से उसका ख़्याल रखते हैं? ठीक है, 17 प्रकार के पक्षी हैं, तो जैसे शुरुआत मैंने कहा था कि गौरैया से हुआ था, तो गौरैया पे जब वो गौरैया जब बढ़ती है, तो उस हमारे गाँव में आस-पास में बाज नहीं हुआ करता था और बाज जो है, जो गौरैया का शिकार करती है। तो गौरैया के बढ़ने से क्या हुआ कि बाज की संख्या बढ़ गई। पेड़ों पर रात में जो गौरैये बैठते हैं, तो उनको खाने के लिए उल्लू आती है, उसकी संख्या बढ़ गई। हमारे आस-पास जो गाय गोबर और गौरैया उनको करने के लिए अन्य छोटे पक्षियों की संख्या बढ़ गई। तो ये जो पूरी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसको हमको डेवलप करना पड़ता है, मतलब एक चीज़ को करने से कई चीज़ों का विकास वो संभव हो पाता है। सारे चीज़ का आप जो कि शाकाहारी हैं और मांसाहारी हैं, दोनों एक-दूसरे पर अनुनासर संबंध होता है। एक की अगर आप करेंगे तो दोनों चीज़ की पूर्ति होती है। आस-पास में अगर खेती-गृहस्थी के काम है, तो हम लोग खेतों में फसल उपजाते हैं, साग-सब्ज़ी उपजाते हैं तो उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। मैं लोगों को ये पता हो कि आप कीटनाशक का प्रयोग नहीं कीजिए क्योंकि उन पक्षियों का वो आहार हो जाता है। तो आसानी से उन पक्षियों को आहार भी मिल जाता है, फसल भी सुरक्षित हो जाता है और कई चीज़ों का वो उसमें जो पक्षियाँ जो बता रहा हैं, सबका वो पारिस्थितिकी तंत्र सब एक-दूसरे के ऊपर ही निर्भर है। तो स्वतः पालन जो प्रकृति है सबका पालन कर देती है, बस हमें उन चीज़ों का केवल विनाश करने से बचाना है, हमको उसको संरक्षण करने की ज़रूरत होती है कि हम अपने तरफ से उसे बर्बादी ना करें, प्रकृति सब कुछ नियंत्रण कर लेती है। जी। और अभी हमें पता है कि आपकी एक संस्था भी है, तो उस संस्था का आपने स्थापित कैसे किया और उसका उद्देश्य क्या है? और मैंने 2022 में जब मेरा काम जो है बहुत विस्तार हो गया और बिहार के बाहर कई लोग जुड़े, तो मुझे लगा कि नहीं अब इसे संस्थागत रूप में काम करना चाहिए। तो जो शुरुआत में हमने जो है गौरैया संरक्षण अभियान के चल रहा था, तो मगर अब जो है 2022 से ये संस्थागत रूप में गौरैया विहंग फाउंडेशन हो गया, जो कि पूरे देश में हमसे जुड़कर लोग काम कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ़ पक्षी ही नहीं, पक्षी के अलावा पर्यावरण के बहुत से जैसे कि जल हुआ, ज़मीन हुआ, जंगल हुआ, प्लास्टिक हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, मतलब पर्यावरण के कई ऐसे तत्व हैं, जो इसमें जुड़े हुए हैं और डिफरेंट लोग जुड़कर जो है अलग-अलग सेक्टर में वो देश भर में काम कर रहे हैं। और ये भी संस्था इसी रूप में काम कर रही है, पूरे देश में ये चल रहा है। बिल्कुल। तो आदरणीय वर्तमान समय में आपके संस्था से जुड़कर 14 राज्यों के लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आपके जो जी। भी श्रोता आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें बताएँ कि वो कैसे आपकी संस्था से जुड़ सकते हैं और किस तरह से वो कार्य कर सकते हैं? हमारी संस्था से जुड़ना है तो सिंपल से हमारा गौरैया विहंग फाउंडेशन का हमारा फेसबुक पेज है। आप उस पेज पर जाएँगे तो मेरा नंबर मिल जाएगा। आपके माध्यम से जिस जुड़ेंगे तो आपके माध्यम से ये नंबर भी उपलब्ध हो जाए, आपसे जुड़ेंगे उसके माध्यम से नंबर उपलब्ध हो जाएगा। और जिनको भी ये समस्या है कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो जानकारी चाहिए या जो भी चाहिए, वो जुड़कर नंबर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम इस समस्या का निदान कर ले सकते हैं। बस इरादा सिर्फ़ प्रकृति को बचाना हो, तो नंबर और संपर्क तो बहुत साधारण सी बात है। बस इरादे मजबूत होने चाहिए, समस्याएँ हल होती रहेंगी। जी। तो आदरणीय आपके इस बेहतरीन काम के लिए आपको कई जगह सम्मानित भी किया गया है। तो उसके बिल अनुभव को हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। इसकी वजह सबसे पहले जो मुझे नेपाल में जो है सबसे पहला सम्मान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर जिसमें कई देश सार्क देशों के लोग थे। तो हमें पहली बार जो नेपाल के लुम्नी में जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान जो है सम्मानित किया गया। पर्यावरण को देखते हुए उसमें किया गया। तो ये निस्संदेह है कि जिसे आप माने गाँव और राज्य के स्तर पर आप सोचते कभी नहीं है। आप मैंने शुरुआत एक छोटे से कस्बे एक गाँव से किया था और आपकी पहली सम्मान आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलती है तो निस्संदेह है कि आपको खुशी तो होती है, मगर वो खुशी के साथ होती है कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, जिसके लिए आपको तैयार नहीं होते। मैं ये थोड़ी सोचा था कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ही बार में पहुँचना है। तो उतने मंच पर अगर आपको सम्मानित किया जाता है, तो आप समझिए कि आपकी ज़िम्मेदारी इस प्रकृति के प्रति, इस पृथ्वी के प्रति कई गुना बढ़ जाती है। अब उम्मीदें इंसान के साथ-साथ प्रकृति की भी आपसे उम्मीदें हैं। तो आप पर जो सम्मान से खुशी होना लाज़मी है, मगर उसको तब्दील करें, अपने कर्मों में करें कि जितनी खुशी मिली है, इससे कई गुना खुशी हम प्रकृति को लौटा सकें, ताकि आगे आने वाली भी पीढ़ी जो है, इस रूप में वो सतत विकास करता रहे। जी। बहुत-बहुत बधाई आदरणीय आपको इतनी जगह सम्मानित किया गया। तो हमारे युवा ये समझते हैं कि आजकल बस डांस, गाना या यही सब एक क्षेत्र होता है। पर्यावरण भी बहुत महत्व रखता है हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे आम जीवन के लिए। तो पर्यावरण में कौन-कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे हम लोग सम्मानित हो सकते हैं और किस तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? ये हमारे युवाओं को बताएँ।
देखिए आजकल के युवा के बारे में बोलें तो युवा में सबसे पहली चीज़ जो है ना कि आपको जो आप जो रील कल्चर देख रहे हैं या फिर जो मोबाइल पर गेमिंग खेलना सोच रहे हैं, आप सोचिए कि आप जी आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है तो आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और गलत भी। आज वो टेक्नोलॉजी तो हम आप एक सकारात्मक चीज़ों को लेकर बैठकर बात कर रहे हैं, कोई इस पर लेकर मोबाइल पर गेम बैठकर खेल रहा है। तो हमको ये तय करना है कि हमको करना क्या है? और युवाओं को सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप युवा हैं और पूरे विश्व इतिहास में देखेंगे कि अगर परिवर्तन हुआ है तो वो युवाओं ने ही किया है। तो आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ़ अपनी सोच को एक दिशा देने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि आप देखिए कोरोना काल में क्या हुआ था कि आप हम सब जानते हैं कि हम लोग पिंजड़े में थे और पशु-पक्षी बाहर में थे। वो हमको देख जैसे चिड़ियाघर में पिंजड़े में पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं और हम बाहर से देखते हैं। कोरोना में जस्ट उल्टा हालात हो गया था कि हम अंदर में थे, पक्षी बाहर में थे। तो हम लोगों की ये ज़रूरत है कि हम ऐसे हालात को पैदा नहीं करें कि इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएँ। युवाओं को इसमें बढ़-चढ़ के काम करने की ज़रूरत है। विभिन्न क्षेत्र हैं, आप देखिएगा एजुकेशनल क्षेत्र में बहुत सारा काम करने का है और काम इस दृष्टिकोण से नहीं कीजिए कि आपको सम्मान मिलेगा। मतलब जो इंसान सम्मान के लिए काम करता है, वो मत कीजिए। आप काम अच्छा करेंगे, सम्मान स्वाभाविक आपको मिलेगा। तो काम अच्छा कीजिए, सम्मान की परवाह मत कीजिए, प्रकृति आपको बहुत कुछ दे देगी, जो आपने सोचा नहीं। जी। बिल्कुल आदरणीय। आज कई युवाओं के, कई सदस्यों के आप प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? आप किन्हें देखते हैं प्रेरणा के रूप में और उससे प्रेरित होके आप कार्य करते हैं? प्रेरणा के रूप में अगर मैं बात करूँ तो मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में जब मैं पढ़ता था, तो बीएचयू में पढ़ने के दौरान वहाँ की जो कैंपस की जो हरियाली है बहुत शानदार है। सुबह जब हम लोग घूमने के लिए जाते थे तो विविध प्रकार के पक्षियों का ओची होता था। तो वो चीज़ जो है वो युवावस्था आता है और हर एक युवा की अपनी-अपनी सोच होती है, तो वो प्रकृति छटा जो प्राकृतिक घटनाएँ घटती थी सुबह-सुबह, वो कहीं न कहीं आकर्षित करती थी। मन पक्षी की आवाज़ किसे पसंद नहीं आती है, भौरे की आवाज़ किसे पसंद नहीं आती है। तो वो चीज़ें मुझे आकर्षित की कि नहीं ये चीज़ होना ज़रूरी है। तो वो बीज जो है वो मेरे अंदर उसी समय पड़ गया था, मगर चूँकि स्टूडेंट था, आगे की तैयारी करनी थी, मगर वो बीज जो है अंकुरित हुआ 2010 में और अंकुरित होकर आज वो वट-वृक्ष के रूप में आपके सामने वो दिखता है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आदरणीय आपसे बातचीत हुई और कई अनुभवों को आपने हम सभी के साथ साझा किया। तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की। आप हमारे श्रोता के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो लगातार आपकी वीडियो को देख रहे हैं, आपकी बातों का समर्थन कर रहे हैं? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? श्रोताओं को मैं बस यही कहूँगा कि आप इस धरती पर आए हैं तो आपका एक कर्ज है। हम आप जब दुनिया को छोड़कर जाएँगे तो एक पेड़ को लेकर जाएँगे। तो आने वाले समय में एक पेड़ अपने लिए और एक पेड़ दूसरे के लिए लगा के जाइए, ताकि इस ज़मीन पर इस जब जाएँ तो धरती पर हमारा कोई कर्ज ना रहे, इस प्रकृति का, इस पर्यावरण का कर्ज ना रहे, हम इसे उतार कर जाएँ। और ये हम सबको करना ही होगा। प्रकृति हम सबकी धरोहर है। आज हम जीवित हैं, आगे आने वाली पीढ़ी तभी होगी, जब आज हम स्वच्छ और सुंदर वातावरण का निर्माण करेंगे, तब हमारी आने वाली पीढ़ी सुंदर होगी। इसलिए मेरी सभी श्रोताओं से आवश्यकता है कि आप अपने जीवन में 2-4 पेड़ अवश्य लगाइए, घरों, छतों पर पेड़ पे पानी और दाने पानी की व्यवस्था कीजिए और जहाँ तक हो सके अपने शहर को, अपने देश में गंदगी नहीं फैलाइए। आपकी छोटी-सी प्रयास जो है, इस देश को और इस धरती को स्वच्छ और सुंदर बना सकती है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो आप सभी श्रोता सुन रहे थे नालंदा के एक स्थापित नामचीन पर्यावरण संरक्षक को। इन्होंने बहुत ही ज़मीनी स्तर से अपने कार्य को शुरुआत किया 2010 से 2025 15 साल का अनुभव आप सभी के साथ साझा किया है और कई महत्वपूर्ण बात बताई है आप सभी को। तो इनकी बातों को सुनते हुए कुछ नया करें क्योंकि पर्यावरण से ही सब चीज़ है। आप पर्यावरण अगर संरक्षित करते हैं तो सिर्फ़ आप अपने ही जीवन नहीं बल्कि आस-पास के जो वातावरण है उसको स्वच्छ करेंगे। हमारे जो पक्षी हैं, उनको आप जीवित रहने के लिए उनको एक घर निवास बनाने के लिए एक अच्छा-सा वातावरण दे सकते हैं। तो पौधे लगाएँ, पक्षियों का संरक्षण करें और अपने पर्यावरण को बचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इतनी सारी अनुभव हम सभी के साथ साझा किया। तो चलिए, आप धन्यवाद। तमाम दर्शकों से मैं लेती हूँ अलविदा। फिर मैं मिलूँगी अगले सत्र में एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।